हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा होने वाला है आयोनिक इक्विलिब्रिया का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है और आयोनाइजेशन कांस्टेंट और जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। ये हमारा आयोनिक इक्विलिब्रिया का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ा और हमने इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी के आधार पर उनको क्लासिफाई किया और हमने डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर बात करी थी लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए, देन उसके बाद में आप ये लेक्चर नंबर 2 देखिए आयोनिक इक्विलिब्रिया का। तो इस लेक्चर में हम आज बात करने वाले हैं कि ये जो आयोनाइजेशन हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का, उस आयोनाइजेशन का कांस्टेंट होता है, एक आयोनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ते हैं हम, वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि हमने जो डिग्री ऑफ अल्फा पढ़ा है उसका और ये जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम अभी पढ़ने वाले हैं के, उन दोनों का क्या रिलेशन होता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के से रिप्रेजेंट करते हैं या के से डिनोट करते हैं। अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, देखिए आप कि जब भी हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट या मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसोल्व करते हैं या उसका आयोनाइजेशन करते हैं, मान लो हमारे पास में ए भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है या मॉडरेट टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। तो इसका जब हम आयोनाइजेशन करेंगे या इसको हम जब डिसोसिएट करेंगे तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ये हम लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। क्यों रिवर्सिबल प्रोसेस होगी? क्योंकि ये जैसे जैसे आयंस में डिसोसिएट होगा और आयंस में डिसोसिएट होने के बाद में वो जो आयंस इससे डिसोसिएट हुए हैं, जो आयंस जो फॉर्म हुए हैं, जनरेट हुए, वो आयन वापस से बॉन्ड का फॉर्मेशन करके वापस से मिलकर वो ये इसका मॉलिक्यूल्स, जो इसका मेन मॉलिक्यूल्स रहेगा या जो इसका कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स था, वो मॉलिक्यूल्स वापस से बना लेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके डिसोसिएशन होने पर दो तरह के आयंस मिलेंगे। एक केटायन मिलेगा हमें A+ और एक एनायन मिलेगा हमें B-। और ये जो प्रोसेस होगी इसकी डिसोसिएशन की, ये प्रोसेस कैसी होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो एक टाइम के बाद में इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है कि ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शंस की रेट है, फॉरवर्ड रिएक्शंस की जो रेट है और जो बैकवर्ड रिएक्शंस की जो रेट है, उनमें उन दोनों की रेट सेम हो जाती है और उन दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाता है। तो ये जब भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन करेंगे तो वहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। और जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है वहां पे हमेशा केमिकल इक्विलिब्रियम का रूल लगता है, क्योंकि ये भी एक तरह की केमिकल चेंज ही हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ही हो रही है, जिसमें हमारा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहा है आयंस में और हमारे आयंस से वापस से फॉर्मेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। तो ये एक तरह का केमिकल चेंज ही आ रहा है और इस केमिकल चेंज कौन सी स्टेट में? ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो यहां पर हमारा एक लॉ लगेगा जिसे हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होने की वजह से केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन का एक लॉ होता है, एक रूल लगता है। जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम वो भी डिसोसिएशन हो रहा होता है तो वहां पर K = होता है जो कंस्टिट्यूएंट आयंस में आपका मॉलिक्यूल्स टूटा है, उन कंस्टिट्यूएंट आयंस का कंसंट्रेशन ऑफ केटायंस का एंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायंस अपॉन में हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ जो आपका रिएक्टेंट था या जो आपका मेन मॉलिक्यूल्स था जिससे आपके आयंस डिसोसिएट हुए, उन मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन। तो ये होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का एक लॉ या केमिकल इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हमें जो कांस्टेंट K मिला है वही कांस्टेंट K होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्योंकि देखो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कोई केमिकल चेंज हुआ था और वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में था, तो वहां पे जो लॉ लग रहा था वो लॉ यहाँ पर भी सेम फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरह का केमिकल चेंज ही आ रहा है और वो केमिकल चेंज भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो ये जो K होता है इसे हम KI से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये हमारा आयोनाइजेशन हो रहा है। तो KI = कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, केटायन का कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन
कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि हमने ए बी लिया था, जो कि हमारा एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। और कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट या मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट होता है। और ये जो के होता है, के आई यहाँ पर क्या है? के आई यहाँ पर है हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो ये तो हो गया हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट के है या के आई है, इसका और जो हमने डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस होता है। उन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ने से पहले हम एक लॉ पढ़ेंगे और उस लॉ की मदद से हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसी फॉर्मूले से हम इन दोनों में रिलेशन समझेंगे। किसमें किसमें रिलेशन? आयोनाइजेशन कांस्टेंट के और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा में रिलेशन। तो हमें एक लॉ दिया गया था और उस लॉ का नाम क्या है? ऑस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, आप हेडिंग डाल लीजिए, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ऑस्टवाल्ड साहब ने क्या कहा कि जब भी आप किसी मॉडरेट या वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसोल्व करते हो, डिसोसिएट करते हो, तो वो एक टाइम के बाद में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है। और जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शंस भी होने लगती है और वो जो सिस्टम आपका था जिसमें डिसोसिएशन हो रहा था, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है। लेकिन जब भी आप इन कंस्टिट्यूएंट्स या जब भी आप सोल्यूट पार्टिकल्स का उस सिस्टम के अंदर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, देखिए समझिए, आप कंसंट्रेशन पे बात कही गई है ये पूरी, कि आपने मान लो एक सिस्टम लिया, आपने सिस्टम लिया, इस सिस्टम में आपने जो सॉल्यूशन बनाया है वो सॉल्यूशन आपने मान लो कि कोई भी एक सॉल्वेंट लिया है, वाटर, हर बार की तरह हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर पर ही बात कर लेते हैं कि वाटर आपने लिया है और इस वाटर के अंदर मान लो आपने कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी डाला, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ए बी डाला और इस ए बी को डालने पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? डिसोसिएट होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली तो डिसोसिएट होगा नहीं, पार्शियली डिसोसिएट होगा, यानी कि आपने जितने मॉलिक्यूल्स डाले थे उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट करके आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अब जैसे जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स था, इस इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशंस बढ़ाते जाएंगे, तो कंसंट्रेशंस बढ़ाने पर ये जो डिसोसिएशन हो रहा था, ये डिसोसिएशन डिक्रीज करने लगता है। क्यों डिक्रीज करने लगता है उसको आप समझिए कि आपने इस सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ाया। पहले आपने 50 मॉलिक्यूल्स लिए थे, और उन 50 मॉलिक्यूल्स में से मान लो कि 5 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट कर रहे थे, यानी कि ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था ये 10% डिसोसिएट हो रहा था। जितना आप ले रहे थे उसका 10% डिसोसिएट हो रहा था। अब आप इस सॉल्यूशन के अंदर इस सोल्यूट का या इस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो। आप 50 मॉलिक्यूल्स की जगह अब आप 100 मॉलिक्यूल्स ले लेते हो। तो अब जब आप 100 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इसका 10% डिसोल्व होगा या इसका 10% डिसोसिएट होगा, डिसोल्व नहीं डिसोसिएट होगा। तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो केटायंस और एनायंस थे, एक केटायन ए और एनायन बी, इन दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। पहले 5-5 आयंस थे, अब वो आयंस बढ़कर 10-10 हो जाएंगे, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर इन आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये जो आयंस रहेंगे ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आने की वजह से ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट थी, बैकवर्ड डायरेक्शन की जो रेट थी ये बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अब ये इजीली एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और इजीली बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स था ये डिसोसिएशन फॉर्म से या आयोनाइज फॉर्म से वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होना लग जाएगा। इसकी जो रेट थी वो बढ़ जाएगी। क्यों रेट बढ़ी? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। यानी कि ओस्टवाल्ड साहब का कहने का मतलब ये था कि आप किसी भी सॉल्यूशंस का अगर कंसंट्रेशंस बढ़ाते हो, सॉल्यूशन के अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, तो उस सॉल्यूशंस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स
के जो आयंस थे, डिसोसिएशंस था, वो डिसोसिएशंस की रेट डिक्रीज कर जाएगी। क्यों रेट डिक्रीज कर जाएगी वो आपको समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर ये जो आयंस थे, ये आयंस एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और इस सॉल्यूशन के अंदर जो नेट आयंस रहेंगे, जो नेट आयंस रहेंगे, वो नेट आयंस डिक्रीज कर जाएंगे। पहले ये 10% से डिसोसिएट हो रहा था, अब हो सकता है ये 10% से डिसोसिएट ना हो। क्योंकि ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, हो सकता है इसकी रेट गिर जाए, 10% की जगह ये 7% ही डिसोसिएट हो। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड साहब का क्या कहना था? ओस्टवाल्ड साहब ये कहना चाहते थे कि किसी भी सॉल्यूशंस में जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करते हो, तो उसका जो कंसंट्रेशन रहेगा, वो कंसंट्रेशन, उसका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन रहेगा, उस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को डिक्रीज करेगा कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ। तो हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमें क्या कहता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या इसे आप डिसोसिएशन भी लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ किसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? वॉल्यूम के। जितना ज्यादा आप वॉल्यूम लेंगे उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, या इसे आप डाइल्यूशन भी लिख सकते हैं, डाइल्यूशन। या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन रहेगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये होता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का स्टेटमेंट, और आपको समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम लेंगे या जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट करेंगे, वो जो आयंस थे वो उतने ज़्यादा दूर दूर रहेंगे, जिसकी वजह से ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट थी ये कम हो जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट कम होने से जो आयंस रहेंगे, नेट आयंस रहेंगे उस सिस्टम के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर, वो बढ़ जाएंगे। और ये कंडीशन किसके लिए लागू होती है? सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये लॉ फॉलो नहीं होता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, उसे आप किसी भी कंसंट्रेशन में लो। अब बात आती है कि ये जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के फॉर्मूले की, कि ये जो बात कही है इसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए हम पहले वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फिर हम रिलेशन देखेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में। इसे पहले रफ कर लेते हैं। तो चलिए हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो देखो कि कोई भी हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, हर बार की तरह हम ए बी वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, और ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है अपने कंस्टिट्यूएंट केटायन प्लस एनायंस में। एनायंस इसका क्या बनेगा? बी नेगेटिव। और ये जो प्रोसेस है ये किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। और जब आपने ये इनका डिसोसिएशन स्टार्ट किया था, तब इनिशियल कंडीशन में जो आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी लिया था उसका 1 मोल लिया था, और इनिशियल कंडीशन में ऑब्वियसली सीधी सी बात है कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ होगा टाइम t0 पर। उस कंडीशन में ना तो कोई उस सॉल्यूशन के अंदर केटायंस मौजूद होंगे ना कोई एनायंस मौजूद होंगे, क्योंकि अभी आपका ए बी डिसोसिएट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन कुछ टाइम बाद रिएक्शन होगी, कुछ टाइम बाद डिसोसिएशन होगा। आफ्टर टाइम टी पर मान लीजिए आपकी जो ये ए बी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट था, इसके ए मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए इन आयंस में। मान लो कि जो आपका केटायन था वो भी अल्फा बन गया, और जो एनायंस था वो भी अल्फा बन गया, या अल्फा डिसोसिएट हो गया, आयोनाइज हो गया। तो उस कंडीशन पर टाइम टी पर अब जो आपका ए बी था उसका कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है? ए बी का जो कंसंट्रेशन बचा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर वो 1 माइनस अल्फा बचा हुआ, क्योंकि अल्फा उसमें से डिसोसिएट हो गए, अल्फा टूट गए। चलिए अब बात आती है
कि ये जो अल्फा अल्फा टूटे हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, एट इक्विलिब्रियम, चलिए लिख लीजिए, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर, अब जो इस कंडीशंस पर ये जो AB था इसका कितना कंसंट्रेशन बचा होगा, AB का कितना कंसंट्रेशन बचा होगा। और हाँ, ये जो आप पूरी प्रोसेस करवा रहे हैं, ये पूरा जो सिस्टम आप लेकर चल रहे हैं, चलिए मान लीजिए कि ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है ये इस बीकर के अंदर हो रही है, और इस बीकर का टोटल वॉल्यूम कितना है, V आपने टोटल वॉल्यूम लिया है, ये V, और ये वाटर के अंदर आपने डिसोसिएट किया है AB को, ठीक है। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, V है। अब वॉल्यूम तो चेंज होने वाला नहीं है, एक बार जो आपने वॉल्यूम ले लिया वो ले लिया, चाहे डिसोसिएशन हो या ना हो, या कितने भी आयंस में डिसोसिएट हो, उसका वॉल्यूम तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि बीकर का वॉल्यूम तो फिक्स है, इसमें आपने जितना वाटर लिया और उसमें आपने जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स डाला है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पर ये प्रोसेस होने के बाद में जो AB थे, AB जो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया था उसका कितना कंसंट्रेशन C बचा होगा। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू मोल पर लीटर। मोल कितने बचे हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पर, मोल बचे हैं यहाँ पर 1 माइनस अल्फा मोल बचे हैं। लीटर वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो फिक्स है, V ही रहने वाला है, वॉल्यूम V। ये किसका कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ AB। इसी तरह हम कंसंट्रेशन ऑफ केटायन की बात कर लेते हैं, A+ की बात कर लेते हैं। केटायन A का कितना कंसंट्रेशन बचा होगा, वही मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। कितने मोल बचे हैं, कितने मोल बचे हैं या कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं, अल्फा अपॉन में वॉल्यूम V। इसी तरह एनायन B की बात कर लेते हैं, B नेगेटिव की बात कर लेते हैं, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, और इसका भी कितना, अल्फा अपॉन V, ठीक है। यहाँ तक इतना आपको समझ में आया कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो आपका कंसंट्रेशन था, किसका कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स का, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ केटायन इनटू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन नहीं, नीचे इसमें कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, ठीक है। अब बात आती है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमने जो अभी आयोनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ा उसका फॉर्मूला, आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ केटायन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ जो आपने मॉलिक्यूल्स लिया है या डिसोसिएट किया है उनका कंसंट्रेशन। इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, चलिए वैल्यू पुट कीजिए। K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ A अल्फा अपॉन V इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस कितना है, अल्फा अपॉन V अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ AB कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ AB 1 माइनस अल्फा अपॉन V, ठीक है। इतना समझ में आया, एक V से एक V हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन V अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसे अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर V इंटू 1 माइनस अल्फा, और यही फॉर्मूला होता है हमारे ऑस्टवाल्ड के डाइल्यूशन का फॉर्मूला। अच्छा, इसमें एक करेक्शन आप और कर सकते हैं, ये हमारा क्या करेक्शन हम कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पर हम 1 अपॉन वॉल्यूम के प्लेस पर कंसंट्रेशन C लिख सकते हैं। तो K इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमने वॉल्यूम की जगह कंसंट्रेशन लिख दिया है, वॉल्यूम को हमने कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर दिया। तो ये तो फॉर्मूला हो गया ऑस्टवाल्ड के डाइल्यूशंस लॉ का, या जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उसका। चलिए चेकआउट कर लीजिए कि उनने जो स्टेटमेंट में हमें बात कही थी, जो दो बात कही थी उन्होंने, कि जो आपका अल्फा होता है या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है वो कंसंट्रेशंस के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वॉल्यूम के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या ऐसा होता है एक्चुअल में? ये रिलेशन भी हो गया इनका। इन दोनों का क्या रिलेशन होता है, देखिए के का और अल्फा का क्या रिलेशन होता है। के इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा स्क्वायर के। तो ये तो हो गया आपका रिलेशन की बात। अब आप चेकआउट कर लीजिए कि आपको जो स्टेटमेंट कहा था ओस्टवाल्ड साहब ने, क्या वो राइट है या नहीं है। चलिए उसको हम चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लीजिए आप। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपने लिया है,
आपने इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा लिया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपने लिया है, तो ये जो डिसोसिएशन हुआ होगा, ये जो अल्फा हुआ होगा, ये जो अल्फा डिसोशिएट हुआ होगा, ये बहुत नेग्लेजेबल डिसोशिएट हुआ होगा, अल्फा बहुत नेग्लेजेबल डिसोशिएट हुआ होगा। जो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया था AB इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसमें से बहुत कम मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हुए होंगे या बहुत कम मोल्स टूटे होंगे। तो ये जो 1 माइनस अल्फा था, 1 माइनस अल्फा था, इस 1 माइनस अल्फा को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये इस अल्फा को नेग्लेजेबल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले में जो 1 माइनस अल्फा है, वहाँ से हमने अल्फा को नेग्लेजेबल किया और ये 1 माइनस अल्फा को हमने क्या लिख दिया, सिर्फ 1 लिख दिया। तो अब हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो किस तरह से हो जाएगा, K इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर V, अल्फा स्क्वायर V हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KV हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KV हो जाएगा। और यहाँ से हम स्क्वायर हटाते तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट KV हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ V के, और यही तो ओस्टोवाल्ड साहब ने कहा था। अब वॉल्यूम को हम 1 अपॉन कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम को 1 अपॉन कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे किसका हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ C कंसंट्रेशन के। और हमें ओस्टोवाल्ड साहब ने यही तो कहा था कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम या डाइल्यूशन के, या वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के। तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, और इनका ने जो ओस्टोवाल्ड साहब ने जो अपना लॉ दिया था, जो स्टेटमेंट दिया था, वो किस तरह से प्रूव होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर से आपको समझ में आया होगा कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है और आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में क्या रिलेशन होता है। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।